फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीट 2021 के लेवल 2 और शिक्षा मनोविज्ञान की आंसर की के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी जो क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के, उनके सभी के बिल्कुल सही आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो एक से लेके स्टार्टिंग तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? तो इसका आंसर आ जाता है सी 45 घंटे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो अनुसंधान कौन सा किया जाता है? तो वो क्रियात्मक अनुसंधान है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो सिद्धांत है, उसमें क्या होता है कि क्रिया के पश्चात अगर धनात्मक परिणाम मिलते हैं तो व्यक्ति शीघ्र सीखता है और ऋणात्मक परिणाम मिलते हैं तो उसे छोड़ देता है। तो परिणामों के द्वारा सीखना ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है आत्मसात्मीकरण। आत्मसात्मीकरण आता है। स्कीमा होता है कि दूसरे को देखकर उन वस्तुओं का अनुकरण करना, तो आत्मसात्मीकरण में आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी विधियों की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों प्रक्षेपी विधियाँ होती है, उनमें कोई भी वस्तु, कोई भी कार्ड आपको दिखाए जाते हैं तो अस्पष्ट उद्दीपक उसमें होता है, अस्पष्ट उद्दीपक होता है। उसके बाद में बात करते हैं अनुक्रिया की स्वतंत्रता, उसमें बोलने की, अभिव्यक्ति की अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है। व्यक्तिपरक होता है, बिल्कुल व्यक्तिपरक परीक्षण होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती इसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती। इसमें व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, इसमें निम्नात्मक व्याख्या होती है। तो इसलिए इसका जो आपको पूछा कि विशेषता नहीं है तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान शिक्षार्थियों की नहीं है? तो ये तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बिल्कुल ये एकदम सही बात है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किसके लिए किया जाता है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये बिल्कुल सही आंसर सी रहेगा इसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समस्या समाधान नहीं है। इसमें पूछा है कि नहीं पूछा है, आपको विशेष तौर से अंडरलाइन करके ध्यान रखना था कि समस्या समाधान नहीं है। तो समस्या समाधान लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल। और उसके बाद में समस्या जो समाधान है वो एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्य उन्मुख भी होता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अब इसमें तो लास्ट देखिए कि संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं, समस्या समाधान नहीं है तो नहीं पूछा है। तो इसका जो ये है, संगीत संबंधी योग्यता जब आ गई तो समस्या समाधान कैसे नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ये समस्या समाधान नहीं है। ये भाई जब योग्यता तो समस्या किस चीज़ की? तो इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि भाई जब आपके अंदर योग्यता है तो वो समस्या कैसे हो सकती है? तो इसलिए नहीं के अंदर पूछा है तो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में बताया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने के लिए ये एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है। TAT CAT जो विधियाँ थी तो ये उनके अंदर है, तो ये प्रक्षेपी विधि है।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT एक प्रक्षेपी विधि है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो होता है अपसारी चिंतन। बिल्कुल सही आंसर है अपसारी चिंतन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो देखो इसकी बुद्धिलब्धि आपको यहाँ पर निकाल के दिखाई हुई है। इसकी जो बुद्धिलब्धि है वो 107.69 यानी बी आंसर सही रहेगा। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा आपको अभी कुछ ही समय में मैं आपके लिए इसमें साइंस और मैथ के आंसर की भी और हिंदी और संस्कृत के आंसर की के साथ साथ SST की आंसर की भी अभी जस्ट ही उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और किसी भी प्रकार के आपके मन में डाउट हो, क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये IP पावलोव था, तो IP पावलोव नहीं, तो इसका आंसर बी हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, बाल अपराध का कारण है? तो माता पिता में अनबन बाल अपराध का कारण है, बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बालकों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक ही ध्यान दिया गया, 14 वर्ष के पश्चात ध्यान नहीं दिया गया, तो सही आंसर हो गया डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, क्रियात्मक तो क्रिया जो की जाती है वो आती है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है, बिल्कुल। और वो 4 परिस्थितियाँ कौन सी है? तो इनका क्रम विशेष तौर से ध्यान रखना। सबसे पहले अवधान आता है, फिर धारणा आती है, फिर पुनरुत्पादन आता है, फिर आता है अभिप्रेरणा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो सिगमंड फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अचेतन मन के बारे में बताया था कि अवचेतन मन का जो विश्लेषण है वो स्वप्न विश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में ADHD, ये जो है ADHD ये वाचिक कठिनाई वाले बालक हैं या श्रवण दुर्बलता वाले बालक हैं या ध्यान विकार वाले बालक हैं या दृष्टिहीनता वाले? तो इसका सही आंसर आएगा ध्यान विकार वाले बालक, तो इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करता है, तो इसके लिए एक से अधिक विशेषता और कमियों को दर्शाने के लिए आपको उपलब्धि परीक्षण करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो गया उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर है 86वां संशोधन। 86वां जो संशोधन था उसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है ये दोस्तों बुद्धि परीक्षण है, ये व्यक्तित्व मापन नहीं है, यह है बुद्धि परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि परीक्षण, सी आंसर सही है। बुद्धि परीक्षण होता है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। उसके बाद में आता है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है वो अनुकरण से सीखते हैं, जो समाज में जो देख कर सीखा जाता है वो वाइगोत्स्की ने बताया, तो ये अनुकरण हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया? तो अल्फ्रेड बिने, इसका सही आंसर रहेगा बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए? तो प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट कक्षाएं लगाई जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनका प्रोत्साहन, तो बी आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 26, NCF 2005 में जो कला शिक्षा जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, बिल्कुल।
सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीधा था। उसके बाद में विकास कभी समाप्त न होने वाली एक प्रक्रिया है, तो ये विचार संबंधित है, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, तो बुद्धि का घटक नहीं है तो तार्किक चिंतन है, स्मृति है, अनुभव द्वारा सीखना है। तो कौन सा नहीं है, व्यावसायिक रुचियाँ जो है ना वो बुद्धि का घटक नहीं है। जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें भी व्यवसाय के प्रति रुचि हो सकती है, तो इसलिए व्यावसायिक रुचि आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक है। तो देखो, व्यक्ति का मन करेगा तो व्यक्ति सोचेगा भी, व्यक्ति का मन करेगा तो लिखेगा भी, व्यक्ति का मन करेगा तो वो खेलेगा भी। तो इसमें पूछा मनोगत्यात्मक नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा गेंद फेंकना। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है और बाउंड्री लाइन की तरफ कोई बॉल चली जाती है तो उसको व्यक्ति को वो खिलाड़ी को गेंद लाकर उसको फेंकना पड़ता है, लेकिन ये मनोगत्यात्मक नहीं है, व्यक्ति का मन नहीं है बॉल लाने का, तो गेंद फेंकना मनोगत्यात्मक नहीं है। उसके बाद में आता है व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली या 16 पीएफ मापनी किसने दी थी, तो यह आरबी कैटल ने दी थी। उसके अलावा आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और एसएसटी और साइंस मैथ की आंसर की आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी अभी, और आप अपने हमारे चैनल पे जाके अन्य वीडियो के माध्यम से अन्य आंसर की देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो रीट लाइव नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर पीडीएफ इसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी और अब तक करवा दी गई है। तो आप रीट लाइव जो टेलीग्राम चैनल है, रीट लाइव नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपके किसी भी प्रकार के किसी भी सवाल में कुछ भी शंका है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।